नमस्कार दोस्तों, हर सैटरडे हम लोग एक मुलाकात में ऐसी ऐसी हस्तियों से आपको मिलाते हैं और रूबरू कराते हैं। तो विनय भैया का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, उसके बारे में बताएंगे। मेरा जन्म छतरपुर जिले के गौरिहार तहसील में हुआ है और शिक्षा मैंने बैतूल में ही प्रारंभिक शिक्षा की। मेरे पिताजी दरअसल सब इंजीनियर रहे हैं इरिगेशन विभाग में, तो यहाँ पे 12वीं तक पढ़ाई मैंने यहीं पे की। उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए नागपुर गया, वहाँ से मैंने BHMS की डिग्री ली और फिर यहाँ पे आके आप लोगों की सेवा में निरंतर लगा हुआ हूँ। आपके पापा का अलग सर्विस में विभाग था, उसके बाद आपने डॉक्टरी पेशा क्यों चुना और इसमें आपको क्या क्या सफलता मिली और इसमें उतार चढ़ाव क्या क्या हुआ आपके? जब मैं यहाँ बैतूल में पढ़ाई करता था तो मैं भी यहाँ पे समाज सेवियों को देख के मुझे भी लगता था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया जाए कि हम अपने प्रोफेशन से हम भरण पोषण भी करें और लोगों की सेवा भी हो। मेरे बड़े पापा को TB की बीमारी थी जिनके कारण उनका स्वर्गवास हुआ, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं भी कुछ डॉक्टरी प्रोफेशन में आऊँ, लोगों के बीच में रहूँ, उनके साथ लोगों की सेवा करूँ और यही मैं अपना प्रोफेशन बनाऊँ। तो शुरुआत आपने सर कैसे की और आपको क्या क्या इसमें कठिनाई आई? जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि बैतूल में जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक हॉस्पिटल डाला जाए, एक हॉस्पिटल की शुरुआत की जाए जिसमें हम लोगों को दिन में तो सेवाएं दे ही, साथ में रात्रिकालीन सेवाएं भी दे पाएँ। तो ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने हॉस्पिटल बनाना चालू किया और यहाँ के सभी वरिष्ठ चिकित्सक जितने भी हैं सभी का मुझे बहुत सहयोग मिला। सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया और इस काम में सहयोग किया। पहले यहाँ हॉस्पिटल्स थे नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, गिने चुने हॉस्पिटल्स थे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना लोगों को एक और ऑप्शन मिले, और ज़रूरत भी थी यहाँ पे, यानी लोगों को ज़रूरत थी कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे हमें सभी सुविधाएं मिलें और हर समय एक हमारे लिए एक चिकित्सक उपलब्ध रहे। इसी सोच के साथ मैंने हॉस्पिटल की शुरुआत की। और हमने जब हॉस्पिटल की शुरुआत की तो हमने पूरी कोशिश की कि हम दिन रात मरीजों की सेवा में हमेशा तत्पर रहें, और रात्रिकालीन सेवाएं देने वाला उस समय मैं समझता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल ही था, और आज भी हम लोगों की सेवा दिन रात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक बात थी। अभी पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू लिया हमारे डॉक्टर वैद्य जी का, तो वो होम्योपैथिक पेशे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा एलोपैथिक जहाँ खत्म होता है वहाँ से होम्योपैथिक शुरू होता है। तो इस विचार पे आप क्या कह सकते हैं, बताइए। देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत सोचना है कि हमारे देश में जितनी भी पैथियाँ हैं सबकी अलग अलग लिमिटेशंस हैं। कोई पैथी किसी चीज़ में, किसी बीमारी में कारगर होती है, कोई पैथी किसी बीमारी में। जैसे हम सर्जरी की ही बात करें, जिस सर्जरी की बात आती है तो वहाँ होम्योपैथी नहीं कर सकती, वहाँ केवल हमें एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा और एक हम अच्छे सर्जन के पास जाएंगे तभी हम पूर्ण रूप से ठीक हो पाते हैं। और यही बात एलोपैथी में आती है। यदि कोई क्रॉनिक डिसीज़ होती है, जैसे कि बहुत समय से जोड़ों का दर्द हो रहा है या लीवर से संबंधित कोई बीमारियां हैं, तो उसमें मैं ये व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि आयुर्वेद और होम्योपैथी में ही अच्छा इलाज होता है। सभी जो पैथियाँ होती हैं उसमें अलग अलग बीमारियों का ट्रीटमेंट अलग अलग ढंग से होता है, और विशेष रूप से जो बीमारियां होती हैं वो अलग अलग पैथियों में अलग अलग ढंग से ठीक होती हैं। मैं खुद भी अपने परिवार में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी तीनों यूज़ करता हूँ। जैसी बीमारी होती है हमें वैसा ट्रीटमेंट करना होता है। तो सभी पैथियों का अपना अपना एक महत्व है। कोई बीमारी किसी पैथी से ठीक होती है, कोई बीमारी किसी व्यक्ति के लिए किसी पैथी से ठीक होती है। और मैं भी कभी कभी होम्योपैथिक और एलोपैथिक लेता रहता हूँ, और मेरी बेटियाँ भी डॉक्टर हैं इसलिए, और हमारे इनके जो विनय भैया हैं इनका मैं इस चैनल के माध्यम से ये ज़रूर थैंक्स करूँगा कि ये उन्हीं के मार्गदर्शन पे वो आज मेरी बेटी डॉक्टर हुई है। तो मार्गदर्शन के अलावा जो उनका स्वभाव है, यानी कभी ऐसा नहीं लगता कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं,
उनका बिल्कुल नेचुरल रहता है, यानी आप बिल्कुल सहज जो बोलते हैं ना वो हैं। तो ऐसे कई लोगों को मैंने भेजा उनके पास और कई लोगों का मार्गदर्शन किया उन्होंने, तो ये बात उनकी तो मुझे खास लगती है। देखिए, जैसा कि आपकी बेटी को भी मैंने गाइड किया कि कैसे एमबीबीएस करना है, नीट की तैयारी कैसे करना है। मेरा खुद का बेटा एमबीबीएस हो चुका है, पीजी की तैयारी कर रहा है। तो जो भी बैतूल का जो भी बच्चा यदि मेरे से मार्गदर्शन लेना चाहता है नीट की तैयारी को लेके, डॉक्टर बनने के लिए, तो उसमें मुझे आत्मीय खुशी होती है कि यदि मैं थोड़ा सा यदि मार्गदर्शन करूं और मेरे गाइडलाइन पे चल के यदि कोई बच्चा अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा सर्जन बनता है, अच्छा बच्चों का डॉक्टर बनता है, अच्छा अस्थि रोग विशेषज्ञ बनता है, अच्छा मनोचिकित्सक बनता है, तो मुझे जो खुशी होगी वो और किसी को नहीं होगी। और आप मुझसे इसके लिए कभी भी संपर्क कर सकते हैं, अपने बच्चों को मुझसे मिला सकते हैं, तो कोई भी बच्चे आके मुझसे सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा आपको खुश देखा है, इसका क्या राज है? और आपका इस तरीके से जो यानी काम भी करना, खुश भी रहना, ये लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, हम अपने काम में, अपने प्रोफेशन में खूब नाम कमाएं, खूब उन्नति करें, यहाँ तक तो ठीक रहता है, लेकिन इसके साथ ये है कि हम खुश कैसे रहें। क्योंकि मुझे हमेशा गुरुजी द्वारा बताया गया है कि आपकी असली उन्नति ये है कि आप कितने लोगों को खुश रख पाते हैं, या आपको देख के या आपके व्यवहार से कितने लोग खुश हो पाते हैं, वो भी एक उन्नति का पैमाना होता है। और हम अपने मम्मी पापा, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों को कैसे खुश रख सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि कोई भी काम हम जब करते हैं, हम अपनी उन्नति चाहते हैं, किसी का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, हम किसी के वाया जाते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं तो पुजारी के माध्यम से हम नारियल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे जीते जाते भगवान हमारे घर में है। यदि घर में हम अपने भगवान को खुश नहीं रख सकते तो आप यकीन मानिए कि ऊपर वाला भगवान हमसे कभी खुश नहीं रह सकता। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो खुश होने का हम पैमाना बना लें, कि हम हार्ड एंड फास्ट ये रूल अपना लें कि हम खुश रहेंगे और हमारी वजह से सभी लोग खुश रहेंगे। इतने बड़े गुरु, इतने मस्त हमारे गुरु, आपसे इनसे कैसे संपर्क हुआ और इतनी नज़दीक आपके उनके गुरु हैं, और इनके बारे में कुछ बताएं। मेरा बहुत ही सौभाग्य था कि 2003 में मैंने भोपाल कार्यक्रम में, महाराज जी का प्रवचन का प्रोग्राम था, तो उसमें दीक्षा कार्यक्रम भी था, तो हम लोग केवल सुनने गए थे। ये प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने वहीं सपत्नीक दीक्षा ली। मेरी वाइफ ने भी दीक्षा ली और मैंने भी दीक्षा ली, और तब से मैं जुड़ गया उनसे, और आध्यात्म से तभी जुड़ाव हुआ। धीरे धीरे जैसे महाराज जी का सानिध्य मिला तो मुझे समझ में आया कि जो जितने बड़े संत होते हैं वो इतने ही सरल होते हैं। तो मैं पहले बहुत सोचता था कि इतने बड़े संत हैं, हम लोग कैसे उनसे बात करेंगे और कैसे मिल पाएंगे। लेकिन मैं उनके दिल्ली आश्रम गया, वहाँ आनंद धाम आश्रम उनका बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ बहुत बढ़िया मंदिर वगैरह है, एक तीर्थ ही है वो। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता लगा कि एक सामान्य आदमी या वहाँ जो भी जाता है उनसे गुरुजी बहुत आत्मीयता से मिलते हैं, और उनसे ही मैंने मुलाकात की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और तब से मैं खुद से कोशिश करता हूँ, जैसे हम सोचते हैं कि हमें अच्छा गुरु मिल जाए, लेकिन हमें खुद भी प्रयास करना पड़ेगा कि हम उनके अच्छे शिष्य भी बने और हम उन पे बहुत भरोसा करें और एक ऐसा माने कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तो मेरी निकटता होती गई, और वहाँ पे मैंने महाराज जी से हाथ जोड़ के विनती की कि बैतूल के लोग चाहते हैं कि आप बैतूल की धरा पे एक बार अपने चरण रखें और इसको पवित्र करें, यहाँ भी आपके प्रवचन का कार्यक्रम होना चाहिए। तो सबसे पहला कार्यक्रम 2011 में बैतूल में हुआ, और महाराज जी की अनुमति से बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, और उसमें धीरू भैया और पूरे बैतूल के लोगों का बहुत सहयोग मिला। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि महाराज जी 3 बार यहाँ पे आ चुके हैं बैतूल में, 3 बार लोगों को दर्शन दे चुके हैं और प्रवचन का लाभ यहाँ की जनता ले चुकी है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जो गुरुजी को प्रणाम करना चाहता हूँ, स्वीकार करें। तो सर, अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपका दिन भर कैसा बीतता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। फैमिली में तो मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ, 2 बच्चे, जैसा कि मैंने बताया था, एक बड़ा तो MBBS हो गया है, वो PG की तैयारी कर रहा है, छोटा बेटा है यहीं बैतूल से ही BBA कर रहा है, मेरी एक बड़ी सिस्टर है वो मैरिड है, और छोटा भाई, मेरा छोटा भाई CA है, वो हैदराबाद में CA की प्रैक्टिस करता है। तो सर, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप इतना सब कुछ होने के बाद
हॉस्पिटल संभालने के बाद एक सफल बिजनेसमैन है, उसके बारे में बताएं आप। हालांकि मैं जो भी काम कर रहा हूँ बिजनेस के तौर पे तो मैंने कभी नहीं लिया, हाँ लेकिन प्रोफेशन है तो करने में खुशी तो मिलती है। हॉस्पिटल के साथ साथ हमने सोचा सेवा का एक मौका और लिया जाए, और हमने यही सोच के स्कूल की शुरुआत की। मानसरोवर स्कूल बडोरा में एक स्कूल संचालित करते हैं हम लोग। तो वहाँ इतनी खुशी मिलती है बच्चों के बीच में रहना, उनके साथ हम लोग जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, हमारे जो त्यौहार वहाँ पे हम लोग बड़े स्तर पर मनाते हैं, तो बच्चों के बीच में जो खुशी मिलती है यानी उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। जैसे पहले मुझे लगता था कि हमारे 2 बच्चे हैं, लेकिन स्कूल में आज 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो ऐसा लगता है कि इतने बच्चे सारे हमारे ही हैं, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बहुत भरोसे से हमारे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, उनका भविष्य हमारे हाथ में। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ से बच्चे अच्छे पढ़ लिख के निकले, उनका भविष्य बने और वो हमारे देश का, हमारे बैतूल का नाम रोशन करें। तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। सर, खुशी की बातें चल रही हैं, तो इसमें आप हमारे दर्शकों को कौन सा ऐसा गीत सुनाना चाहते हैं जिससे वो भी खुश हो जाएं? सबसे पहले मैं एक ये गाना सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये गाना क्यों गाया इस मौके के लिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते। देखिए, ये जो समय है ये एक बार चला गया तो चला गया, वो लौट के नहीं आएगा। इसलिए इसको जितना हम एंजॉय कर लें, जितना हम खुश रह लें और जितना हम दूसरों को खुशी दे पाएं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है जो एक बार चला गया और लौट के नहीं आता। बस हम सोचते रह जाएंगे कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो हमें सभी वो चीज़ें आज करना है, कल पे कोई चीज़ नहीं टालना है। खूब खुश रहिए और सबको खुश रहिए। सर, आपने जो आज हमारा यानी बहुत सारी चीज़ों पे ज्ञान बढ़ाया और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे जो संगीत में आपने जो संगीत के माध्यम से लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाया। ऐसे ही बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी जो एक मुलाकात टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी एच मार्ट की तरफ से भी आपका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। आपकी पूरी एच मार्ट टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। केराज फिल्म्स का भी बहुत सारा आभार। और इन्होंने 3 एपिसोड और पिछले बनाए हैं, तो वो बहुत ही शानदार है, मैंने तीनों देखे हैं। आप भी ये इस एपिसोड के साथ में वो तीनों भी जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक मुलाकात, स्पॉन्सर्ड बाय एच मार्ट, क्रिएटेड बाय केराज फिल्म्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।